वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आई होप सो कि हमारी आखिरी क्लास हो ये चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपको पिछली 2 क्लासेस समझ में आई हो। एज आई से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और कैन ईमेल मी। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना है, द टॉपिक इज़ सर्कमस्टांसिस व्हेन एग्जेम्पशन वुड बी ग्रांटेड फॉर एन अर्लियर असेसमेंट ईयर। मतलब ये कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आपको पिछले असेसमेंट ईयर के लिए भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब एग्जेम्पशन मिल जाता है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। In case where a trust or institution has been granted registration under Section 12AA or 12AB, the benefit of Section 11 and 12 shall be available in respect of any income derived from property held under trust in any assessment proceeding for an earlier assessment year which is pending before AO as on the date of such registration. मतलब ये हुआ कि अगर आपका केस जो है ओपन है असेसिंग ऑफिसर के पास, तो आपको उन ईयर के लिए, जिस ईयर के लिए आपका केस ओपन है, उस ईयर के लिए भी आपको एग्जेम्पशन दी जा सकती है, प्रोवाइडेड उसके कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो आपको उन पिछले ईयर्स के लिए भी जो आपका केस पेंडिंग है, जैसे आप गए 21-22 में रजिस्ट्रेशन लेने, लेकिन आपको जो है पिछले कुछ सालों की जैसे 1920 और 2021 के लिए असेसमेंट जो है ओपन है एओ के पास, तो फिर आपको 1920 और 2021 में भी आपको एग्जेम्पशन जो है सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की एग्जेम्पशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है। देखो, रजिस्ट्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है? यही होता है कि हम सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट ले सकें। तो अगर आप 21-22 में जा रहे हो, तो अगर कुछ कंडीशन कंप्लाई होते हैं तो आपको उन सालों के लिए भी एग्जेम्पशन मिल सकती है, सिर्फ जिन सालों का केस आपका ओपन है असेसिंग ऑफिसर के पास। तो उसमें पहला जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सच एग्जेम्पशन, द ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सच ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन द रेलिवेंट AY शुड बी द सेम। मतलब कि जैसे आप 21-22 में जा रहे रजिस्ट्रेशन लेने, तो जो आपका ऑब्जेक्ट 21-22 में है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया है स्कूल दिया है या मेडिकल प्रोफेशन दिया है, तो वो स्कूल है, तो द सेम ऑब्जेक्ट, वो स्कूल ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए 1920 और 2021 के लिए। और इन सालों में साथ में क्या होना चाहिए? इन सालों का केस जो है आपका ओपन होना चाहिए असेसिंग ऑफिसर के पास। दूसरा जो कंडीशन है वो है रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग नॉट टू बी इनिशिएटेड फॉर अर्लियर ईयर्स ड्यू टू रीज़न ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मतलब ये असेसिंग ऑफिसर के लिए ये बातें लिखी गई हैं कि अगर आप AO हैं तो आप किसी ट्रस्ट का केस इस बात पे नहीं खोल सकते हैं कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ली। इस बात पे केस नहीं खुलेगा, बिकॉज ऐसा होगा ना फिर कि ट्रस्ट ने AO को पैसे दे दिए थोड़े और फिर उसको बोल दिया इस बात पे मेरा केस खोल दो, और केस खुल गया और आपको जो है इस ईयर में आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया और आपने पिछले सालों का भी बेनिफिट उठा लिया। तो इस बात पे असेसिंग ऑफिसर केस नहीं ओपन कर सकता है ऑन द रीज़न कि आपने पिछले सालों में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया है। तीसरा हमारा कंडीशन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अबव बेनिफिट टू ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होगा, और वो जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने पिछले सालों में, सपोज मैं 2 साल का एग्जांपल ले रही हूँ, 1920 या 2021, तो आप 1920 में रजिस्ट्रेशन लेने गए बट किसी वजह से आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया, तब आपको 1920 का यहाँ पे जो है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, विच इज़ डिनाइल ऑफ एग्जेम्पशन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एग्जेम्पशन जो है डिनाई कर दिया जाता है। उसमें जो फर्स्ट केस है वो ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर ए प्राइवेट और रिलीजियस पर्पस। ये ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको 11 और 12 का जो एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो पहला जो केस है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट फॉर ए प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। अगर कुछ भी ऐसा इनकम आपको हो रहा है जो कि, या फिर अगर आप एक ऐसे ट्रस्ट हैं जो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि जो ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जैसे कि मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है, वो सबके लिए खुले होते हैं। आप कभी भी जा सकते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं होता है कि कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर कास्ट है या फिर जिसकी इनकम इतने से ज़्यादा है या फिर सिर्फ ये 4 लोग आ सकते हैं। कुछ भी ऐसा प्राइवेटली नहीं होता है, इट इज़ पब्लिक फॉर ऑल होता है। तो अगर कोई एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि प्राइवेट
प्राइवेटली हेल्ड है, उसमें कुछ लोगों को ही, कुछ लिमिटेड लोगों को उसमें हम कोई भी बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट फॉर ए प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यहाँ पे स्पेशल बोला गया है रिलीजियस पर्पस के लिए कि अगर आप प्राइवेटली सिर्फ कुछ प्राइवेट लोगों को लेकर के कुछ रिलीजियस पर्पस का काम कर रहे हैं, तो फिर आप एक ऐसे ट्रस्ट हैं जहाँ पे आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस है इनकम फ्रॉम ट्रस्ट इस्टेब्लिश फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। आप एक ऐसे ट्रस्ट हैं जहाँ पे विच हैज़ बिन इस्टेब्लिश, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या किसी कास्ट को आप प्रमोट करते हैं या फिर किसी अगर कम्युनिटी को प्रमोट करने लग रहे हैं, तो भी आपको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलता है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के एग्जाम्पशन की बेनिफिट। तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ ट्रस्ट इंश्योरिंग द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 13(3). पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे रिलेटेड पार्टी होते हैं तो कंपनीज एक्ट में कई सारे हमारे प्रोविजंस हैं जिसमें ये बोला गया है कि रिलेटेड पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको मॉनिटर करो, उसके मार्केट वैल्यू पे ही होने चाहिए जितने भी ट्रांजैक्शन होने चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 13(3) में वही आपके पर्सन ऑथर, यहाँ पे हम बोलते हैं ऑथर या ऑथर के रिलेटिव को, अगर आप मतलब एक ऐसा ट्रस्ट है जो सिर्फ ऑथर, और ऑथर का एक एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे कि जिसने 2.5 लाख से ज़्यादा का डोनेशन दे दिया, तो और भी चीज़ें होती है और भी इंक्लूजन होता है उसमें ऑथर में, और कौन कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जिससे ऑथर वो हो गया जिसने 2.5 लाख से ज़्यादा का डोनेशन दे दिया। तो ये सारे कुछ लोग सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में मेंशन है। अगर सिर्फ इन लोगों के लिए, इन कुछ गिने चुने लोगों के लिए अगर कोई ट्रस्ट बना है तो उस ट्रस्ट को भी सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा है हमारा डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन इनपरमिसिबल मोड, मतलब कि अगर आप सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में कुछ मोड्स मेंशन है कि आपको अपने पैसे सिर्फ उसी मोड में डिपॉजिट करना है, अगर आप उस मोड को हटा के कहीं भी और जमा करते हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउबल। अलाउ तो है, आप कर सकते हैं, बट फिर आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारा एंड होता है ये टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे जो है आपको आपकी इनकम को एग्जेम्पशन नहीं मिलता 11 और 12 के, जैसे जिसमें मैंने आपको बताया डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ फंड्स इन इम्परमिसिबल मोड। अगर आपने 11 सब सेक्शन 5 में जो भी आपकी एक्यूमुलेशन है उसको इन्वेस्ट नहीं किया है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। बट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इफ़ फंड्स its funds are invested or deposited otherwise than in the form or mode specified in section 11 subsection 5, अगर किसी और मोड में पैसे इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपको अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी अदर देन, ट्रस्ट को कंपनी में शेयर्स होल्ड करना अलाउ है। अगर आपको सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 याद होगा तो उसमें मेजरली कहीं पे भी शेयर्स का मेंशन नहीं था, उसमें मेजरली डिबेंचर्स आ रहे थे, बॉन्ड आ रहे थे और भी कई सारी चीज़ें आ रही थी, बट शेयर्स नहीं मेंशन था। यहाँ पे अलग से प्रोविज़न है कि शेयर्स जो है ये ट्रस्ट होल्ड कर सकती है, अदर देन किस में नहीं होल्ड कर सकती, इट होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी अदर देन, मतलब इन कंपनी के अलावा अगर किसी और में वो शेयर्स होल्ड करती हैं तो फिर उनको जो है सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब कि एक ट्रस्ट जो है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में अपने शेयर्स होल्ड कर सकती है। शेयर्स प्रेस्क्राइब एज फॉर्म ऑफ मोड इन्वेस्टेड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 एंड 11 सबसेक्शन 5 में भी एक शेयर्स प्रेस्क्राइब है। उसके अलावा और पब्लिक सेक्टर कंपनी के अलावा अगर आप किसी में शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, तो एक सेकेंड, इसका एक क्लॉज भी है वो भी बता देती हूँ। Shares prescribed as form or mode specified in section 11 subsection 5 clause 12, अगर इसमें और पब्लिक सेक्टर कंपनी के अलावा अगर कहीं और पे आप शेयर होल्ड करते हैं तो फिर जो है आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं
प्रोहिबिटेड कैटेगरी ऑफ पर्सन, मतलब कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में मेंशन है और जिनको हम प्रोहिबिटेड मानते हैं, जिसके लिए हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर कोई ट्रस्ट ऐसा बना है जो सिर्फ पर्टिकुलरली इन लोगों को बेनिफिट दे रहा है तो फिर उस ट्रस्ट को सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का एग्जेम्पशन अलाउ नहीं है। उसमें पहला चीज़ है, जो पहला पॉइंट है वो है द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर हैं ही इज़ कवर्ड अंडर द प्रोहिबिटेड कैटेगरी, ठीक है। इसके अलावा एनी पर्सन हु हैज़ मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ एनी पर्सन हुज टोटल कंट्रीब्यूशन अप टू एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹50,000। मतलब कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका टोटल ईयर में कंट्रीब्यूशन 50,000 से ज़्यादा है तो भी आप प्रोहिबिटेड कैटेगरी ऑफ पर्सन में आ जाते हैं। where the author or founder of the person is an HUF, any member of the family। अगर फाउंडर जो है वो HUF है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर, एनी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट और मैनेजर, एनी रिलेटिव ऑफ सच ऑथर फाउंडर पर्सन मेंबर, ट्रस्टी वगैरह के ऑथर फाउंडर पर्सन या फिर कुछ भी ट्रस्टी के मैनेजर के कोई भी रिलेटिव, या एनी कंसर्न इन विच द पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 1 सबसेक्शन 5। मतलब ऊपर जो पर्सन मेंशन किए गए हैं उनमें इन लोगों के अगर किसी भी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, ये सारे जो पर्सन हैं, ये लोग प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। इनको सिर्फ इनको बेनिफिट देने के लिए अगर एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया है जो इनको बेनिफिट देता है तो फिर ये ट्रस्ट को सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ इनको बेनिफिट देने के लिए अगर बनाया गया है, नो। अगर इनमें से प्रोहिबिटेड पर्सन में से अगर किसी को भी बेनिफिट मिल रहा है तो फिर उस ट्रस्ट को सेक्शन 11 और 12 की बेनिफिट जो है, जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है प्रोहिबिटेड यूज़ और एप्लीकेशन। मतलब कि कुछ ऐसे यूज़ होते हैं, आपको ट्रस्ट के 85% मनी को जो है वो अप्लाई कर देना है, उसको खर्च कर देना है। तो कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिसको कि जो प्रोहिबिटेड है उस खर्च का हम बेनिफिट नहीं ले सकते, या फिर अगर आप करते हैं तो फिर आपको जो है 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द इनकम और द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी पार्ट ऑफ सच इनकम प्रॉपर्टी इज टू बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड और अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 13(3) इन द फॉलोइंग केस। ये कह रहा है कि अगर नीचे जो लिखी हुई जो बातें हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, अगर इनमें से कोई भी एक होता है तो हम ये मान लेंगे कि पैसे जो है, एप्लीकेशन जो है वो उनके लिए हुआ है जो पर्सन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में मेंशन है। मतलब कि अगर इनमें से कोई भी आप काम करते हैं, फॉलोइंग में से अगर आप कोई भी एक एप्लीकेशन करते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपने अपने पैसे जो है वो किस पे खर्च कर दिए, 13 सबसेक्शन 3 वाले लोगों पे खर्च कर दिए। और जैसे ही आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 वाले लोगों पे खर्च करते हैं, आप ऑटोमेटिकली सेक्शन 11 और 12 के बेनिफिट लेने से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है कंडीशन वो ये है, लोन विदाउट एडिक्वेट इंटरेस्ट और एडिक्वेट सिक्योरिटी। आपने किसी को लोन दे दिया जिस पे आपने मार्केट रेट वाला इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया या फिर जिससे आपने सिक्योरिटी नहीं ली, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने अपने किसी ऑथर या फिर प्रोहिबिटेड पर्सन को ही लोन दे दिया है और इसलिए आपको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अलाउइंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट रेंट। दूसरा हमारे पास है पॉइंट कि आपने अपना कोई प्रॉपर्टी किसी को यूज़ करने के लिए दे दिया बट आप उससे एडिक्वेट रेंट ही नहीं चार्ज कर रहे हैं। रेंट होना चाहिए 15 लाख रुपीज़ और आप जो है आप चार्ज करें 5 लाख रुपए, तो दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड कि ये जो एप्लीकेशन हुआ है, क्योंकि आप रेंट का एप्लीकेशन अपने उसमें दिखाएंगे, जब आप P&L बना रहे होंगे तो आप अपने रेंट का एप्लीकेशन दिखाएंगे। बट हम ऐसा मानेंगे कि ये तो प्रोहिबिटेड लोगों को चला गया है और आपको सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सेस पेमेंट ऑफ सर्विसेज, आपने किसी से सर्विस ली, आपने सपोज आपका एक मेडिकल प्रोफेशन का है और आपने एक सर्विस ले ली, आपने किसी एक डॉक्टर को बुला लिया जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना था और आपने उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर की फीस होती है 1 लाख रुपीज़, आप उनको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो एक्सेस पेमेंट ऑफ सर्विस भी हम ऐसा मानेंगे कि आपने किसी अपने प्रोहिबिटेड पर्सन को ही दे दिया है और आप 11-12 का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इनएडुकेट रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर if the service of the trust or institution are made available to any person referred in section 13(3) without adequate remuneration or other compensation। मतलब सपोज करो कि आप एक स्कूल हैं, तो आप एक स्कूल हैं तो फिर आप क्या हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए। अब स्कूल की जो फीस है, सपोज वो एग्जाम्पल कि 20,000 रुपीज़ है, बट आपने किसी एक पर्सन को
पता है कितने पैसों पे एडमिशन दे दिया आपने? 5,000 रुपये पे एडमिशन दे दिया। तो यहाँ पे हम ये ऐसा मानेंगे कि आप जो है अपने प्रोहिबिटेड पर्सन को आपने एक सर्विस दे दी विदाउट इनएडुकेट रेम्यूनरेशन, आपने उसके लिए उस सर्विस के लिए इनएडुकेट रेम्यूनरेशन चार्ज किया आपने लिए, और इसलिए आप 11-12 से बाहर हो जाते हैं। एक्सेस पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने किसी से प्रॉपर्टी परचेज किया और 10 लाख की जगह आपने 20 लाख रुपए दे दिए। इनएडुकेट कंसिडरेशन फॉर प्रॉपर्टी सोल्ड, आपने प्रॉपर्टी बेचा और जो होना चाहिए थे प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो है वो है 20 लाख रुपए, आप उसको 30 लाख रुपए दे रहे हैं। तो डाइवर्सन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹1,000। अब देखो डाइवर्सन ऑफ इनकम क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे कि एफडी है, ठीक है, वो एफडी मैंने अपने पैसे से कराई और मेरे नाम पे होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ ऐसी गेम खेल रही हूँ, मैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग एंट्रीज कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा हेर फेर कर रही हूँ जिससे वो इनकम जो है सपोज़ कि मेरे भाई के रिटर्न में मैं शो कर रही हूँ, तो ये मैं इनकम को क्या कर रही हूँ, डाइवर्ट कर रही हूँ। तो ये जो डाइवर्सन ऑफ इनकम मैंने किया है, अगर वो 1,000 से ज़्यादा है, 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट है, तो ऐसा मानेंगे कि आपने जो है अपने किसी प्रोहिबिटेड पर्सन को दे दिया है और इसलिए आप सेक्शन 11 सेक्शन 12 के बेनिफिट से बाहर हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इनकम, इफ़ एनी फंड ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन are or continue to remain invested for any period during the previous year in any concern, मतलब ये in any concern in which any person referred to in section 13(3) has substantial interest, मतलब कि आपने जैसे मैंने बताया ना कि वो प्रोहिबिटेड पर्सन में वो लोग भी आते हैं। अगर मैं सपोज़ किसी ट्रस्ट के लिए मैं प्रोहिबिटेड हूँ, फॉर सपोज़ कि मेरे भाई ने एक ट्रस्ट बनाई तो मैं उसके लिए प्रोहिबिटेड पर्सन हो गई, ठीक है। अब जो है, या छोड़ो उसको, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, और मैं एक ट्रस्ट बनाती हूँ तो उसमें क्या है, एक तो मेरा ट्रस्ट हो गया और एक मेरी अपनी कंपनी है। तो इस कंपनी को मैंने क्या किया, मैंने उस ट्रस्ट को कुछ ऐसी ट्रस्ट से इन्वेस्टमेंट करवा दी अपने कंपनी में। तो ये जो है कंपनी भी आपने पढ़ा कि कंपनी जो है, ये कंपनी भी, अगर कंपनी में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो कंपनी भी प्रोहिबिटेड पर्सन है। तो अगर मैं अपने ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा देती हूँ कंपनी में, तो भी ये मानेंगे, और जाहिर सी बात है मानेंगे, क्यों, आपने जो है प्रोहिबिटेड पर्सन के सर्विस आपने प्रोहिबिटेड पर्सन के में इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसलिए आप सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के बेनिफिट से बाहर हो जाते हैं। हमने प्रोहिबिटेड कैटेगरी ऑफ पर्सन पढ़ लिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी। जैसे प्रोहिबिटेड पर्सन जो अब हम पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था, एनी रिलेटिव ऑफ सच ऑथर, फाउंडर, पर्सन, मेंबर, ट्रस्टी या मैनेजर। मतलब कि ट्रस्ट के अगर कोई ऑथर हैं, फाउंडर हैं, मैनेजर हैं, उनके रिलेटिव के लिए भी उनका रिलेटिव जो है वो भी प्रोहिबिटेड पर्सन बन जाता है। तो रिलेटिव की डिफिनेशन क्या है, इसको भी डिफाइन किया गया है लॉ में। रिलेटिव की डिफिनेशन के लिए एक किसी इंडिविजुअल को अपने मन में रख लो, ईदर योर फादर और योर मदर, किसी को भी रख लो। अब फादर मदर को रख लिया या फिर ब्रदर सिस्टर, किसी को भी रख लेना, उनके रेस्पेक्टिव स्पाउस को रख लो, ठीक है। तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हो गई तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, उनके भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, lineal ascendant or descendant of the spouse of individual, spouse of person referred in section A, B, C, D, E, any lineal descendant of a brother, sister, either of the individual or the spouse of the individual। शॉर्टकट में मैं इसको बताती हूँ। देखो, कीप योर फादर और योर मदर, अगर आपने अपने पापा को सोचा है तो अपनी मम्मी को ले लो, ठीक है। अब मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा की जगह मम्मी और पापा दोनों के भाई बहन को ले लो, हो गया, दोनों के भाई बहन भी रिलेटिव हो गए। अब भाई बहन की जगह दोनों के लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब एक जनरेशन आगे चले जाओ और एक जनरेशन पीछे चले जाओ, ये दोनों भी जो हैं, जैसे कि नाना नानी और आपके दादा दादी, ये भी आपके रिलेटिव हो गए। और इसी तरह मम्मी के भी पापा के, मतलब नाना नानी दादा दादी, और प्लस जो आप हो गए बच्चे, वो भी जो है एक प्रोहिबिटेड पर्सन बन गए, वो भी रिलेटिव हो गए, तो वो भी प्रोहिबिटेड पर्सन बन गए। क्योंकि मैंने बोला मम्मी पापा की एक जनरेशन पीछे चले जाओ, एक जनरेशन आगे चले जाओ। उसके बाद से है स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन बी, सी, डी और ई अबव। मतलब स्पाउस ऑफ पर्सन किसके लिए बोला गया है, स्पाउस ऑफ पर्सन, जैसे मैंने बोला ना कि ब्रदर और सिस्टर रख लो, अगर मम्मी पापा को सोचा है तो उनके ब्रदर और सिस्टर को रख लो,
तो उन ब्रदर और सिस्टर के जो स्पाउस है, या फिर जो मैंने बोला कि एक आगे जनरेशन चले जाओ एक पीछे जनरेशन चले जाओ, इनके भी जो स्पाउस है वो भी आपकी कवर्ड होते हैं रिलेटिव में। इसके अलावा एनी लीनियर डिसेंडेंट ऑफ, सिर्फ एसेंडेंट की बात नहीं है, डिसेंडेंट की बात है। किसके लिए? जो ब्रदर और सिस्टर हुए उनके डिसेंडेंट भी हमारे रिलेटिव के डिफिनेशन में कवर्ड है। अब बात करते हैं हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न। मैंने कहा कि अगर आपने प्रोहिबिटेड पर्सन के डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो फिर आप जो है, अगर किसी कंसर्न में मैं एक ट्रस्ट खोलती हूँ और उस ट्रस्ट को फिर जैसे ही मैं एक ट्रस्ट खोलती हूँ और मेरी एक कंपनी भी है जिसमें मेरा 20, ऐसे तो मान लो कि अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं 20% से ज़्यादा अगर मेरा स्टेक है तो वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया मेरे लिए। तो अगर उसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने 20% बोला, तो अगर मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो जो कंपनी है वो ट्रस्ट के लिए क्या बन गई? प्रोहिबिटेड पर्सन बन गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को भी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 13(2)(h), सेक्शन 13(3) एंड सेक्शन 13(4) रेफर्स टू केस where a person has a substantial interest in a concern. ठीक है, these reference occur where the prohibited use or application as prohibited category of person has been described. ठीक है, ये substantial interest कहाँ पे रेफर किया गया है? जहाँ पे prohibited category of person को डिफाइन किया गया है वहीं पे ये substantial interest को रेफर किया गया है। Circumstances when a person is deemed to have substantial interest in a concern. अब देखो, हम वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि कब जो है, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैंने अभी तक यही बोल रही हूँ कि मैंने एक ट्रस्ट खोला है, तो अगर मेरा एक ट्रस्ट है और मेरी एक कंपनी भी है तो कब हम ऐसा मानेंगे कि उस कंपनी में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है? सपोज़ अभी तक के लिए हम सिर्फ यही सपोज़ करते हैं कि उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पहले और फिर हम देखेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे क्या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है, क्या उसका प्रोविज़न है। ठीक है, तो इफ़ इक्विटी शेयर्स करिंग 20% or more of the voting power are beneficially owned by such person or partly by such person and partly by one or more of the other person referred in section 13(3) at any time during the previous year. पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, इतना तो समझ में आ गया कि अगर मेरा 20% से मोर वोटिंग पावर है, या फिर अगर मैं बेनिफिशियल, या इफ़ आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट 20% वोटिंग पावर या 20% शेयर की मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, तो फिर मेरा उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। पहला तो एग्जांपल ये हो गया। अगर 20% से ज़्यादा एक मेरी कंपनी में, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 20% से ज़्यादा की वोटिंग पावर है या 20% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, तो वो कंपनी मेरे लिए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनी हो गई। और अब जो चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने खोला है, वो ट्रस्ट के लिए वो कंपनी क्या बन गई? प्रोहिबिटेड पर्सन बन गई। ठीक है, अब इसमें एक और केस है, अगर सिर्फ मेरा मिला के सपोज मैंने 10% होल्ड किया है, तो इसमें ये भी बोलता है कि तुम अपना भी जोड़ लेना। एक तो सिर्फ पहले अपना जोड़ के देखना, अगर 20% होता है डन, आपका वहीं पे आप प्रोहिबिटेड पर्सन, कंपनी जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बन गई और प्रोहिबिटेड बन गई। अगर आप अपना मिला लेना और उन लोगों को का मिला लेना जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में मेंशन है, अगर उनमें से किसी एक का भी या फिर सबका मिला के देख लेना, अगर उन लोगों के साथ आपका मिला के 20% से ज़्यादा का वोटिंग पावर बनता है या फिर 20% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, तो भी वो कंसर्न जो है आपके लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गई। और अब आपने जो ये ट्रस्ट खोला है, आप अगर उस ट्रस्ट के ऑथर हो या फिर ट्रस्टी हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, वो जो कंपनी है वो जो है प्रोहिबिटेड पर्सन बन गई। ठीक है, अब ये थी कंपनी की बात। अगर कंपनी के अलावा जो सपोज करो कि मेरी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कंपनी के लिए अलग प्रोविज़न है, अदर देन कंपनी के लिए सेम प्रोविज़न है। तो उसके लिए है कि इफ़ सच पर्सन इज इंटाइटल्ड और सच पर्सन and one or more of the person referred to in section 13(3) are entitled in aggregate to receive 20% or more of the profit of such concern at any time during the previous year. मतलब ये कि अगर आप अकेले या फिर आप और आपके साथ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के लोगों को मिला के, अगर ये पूरा एग्रीगेट मिला के या फिर आपका अकेले का अगर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस कंसर्न का, तो वो कंसर्न जो है आपके लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बन गई और ट्रस्ट के लिए प्रोहिबिटेड पर्सन बन गई। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो ये है
exemption not to be denied to charitable trust providing educational or medical facility to specified person under section 13 subsection 6. अंडर सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 की प्रोविज़न है जो कि बोलता है, वो आगे बताती हूँ। अगर पिछली क्लास याद हो तो पिछली क्लास में भी मैंने एक बात कहा था कि प्रोहिबिटेड पर्सन जो होते हैं, पिछली क्लास में भी प्रोहिबिटेड पर्सन का एक बार जिक्र आया था। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलाउड नहीं होती हैं, बट मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन के कुछ में अगर आप प्रोहिबिटेड पर्सन को बेनिफिट देते हो कुछ कंसेशन रेट पे, तो इसके लिए हम आपका 11 और 12 का मतलब जो बेनिफिट है, आपकी जो एग्जाम्शन है, उसको हम रिडीम नहीं करेंगे, हम आपको दे देंगे। बिकॉज होता क्या है, सपोज़ अगर एक ट्रस्ट है जिसमें मैंने 50,000 से ज़्यादा की डोनेशन दी है इन ए कंप्लीट प्रीवियस ईयर, अब मैं उस ट्रस्ट के लिए क्या बन गई, प्रोहिबिटेड पर्सन बन गई, ठीक है। अब मैं उस ट्रस्ट के लिए अगर प्रोहिबिटेड पर्सन बन जाऊँ और अगर कल को तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं उसमें दिखाने जाती हूँ और सपोज़ मुझे फीवर आ गया, मैं दिखाने गई और 1000 रुपये उस ट्रस्ट की फ़ीस है। ट्रस्ट ने कहा कि ठीक है, आप तो हमारे ट्रस्ट के मतलब जान के हैं, मतलब जान पहचान के, तो आप एक काम करिए, आप 500 ही फ़ीस दे दीजिए। तो ये मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन के लिए ये एग्जम्पशन दी गई है कि अगर वो प्रोहिबिटेड पर्सन को कुछ कंसेशन रेट पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो हम उससे सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के बेनिफिट को विड्रॉ नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा पॉइंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। The income of a trust ensuring for the benefit of any person referred in section 13(3) as referred to in section 13(1) or funds of the trust or institution which are deposited or invested in impermissible mode or referred in section 13(1)(d) are not eligible for exemption under section 11 and 12. Such income of the trust or institution would be taxable at MMR at the rate 42.744. देखो, अगर आप एक अगर आप एक ट्रस्ट हो तो आपको दो बातें पता चल गई हैं कि आप 13 सबसेक्शन 3 में जो लोग मेंशन है वो प्रोहिबिटेड पर्सन है, आप उनको सर्विस नहीं दे सकते हो। दूसरी बात ये कि आपको जो है अपनी एक्यूमुलेशन को जो है उसको सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के मोड में ही डिपॉजिट करना है। तो अगर आप इन दो में से किसी भी बात का कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको जो है सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR एट द रेट 42.744 पे टैक्स हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, एनोनिमस डोनेशन। देखो, एनोनिमस डोनेशन क्या होती है, आपको डोनेशन मिलता है, डोनेशन की अगर कहीं पे दिया होगा तो आपको पता होगा, डोनेशन अगर आप देते तो उसकी रिसीट आती है। कई बार टैक्स बेनिफिट के लिए डोनेशन देते हैं, अदरवाइज़ भी अगर आप कहीं पे डोनेशन देते हैं मंदिर मस्जिद में तो उसकी एक रिसीट आती है जिस पे आपका नाम लिखा होता है, आपने कितने पैसे डोनेट किए वो लिखा होता है। बट अगर ट्रस्ट ये दिखा रहा है कि ये डोनेशन आई है बट हमें नहीं पता कि ये किससे आई है डोनेशन, ट्रस्ट में वो भी पड़े होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े होते हैं जिसमें आप डोनेट कर सकते हैं, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बट कई जगहों पे जब आप हैवी डोनेशन देते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है, एक रिसीट मिलती है जिस पे आपका नाम और डोनेशन का अमाउंट लिखा होता है, आप वो भी कर सकते हैं। बाकी कई जगहों पे आपको बॉक्सेस भी पड़े हुए मिलते हैं, उस पर भी आप डोनेट कर सकते हैं। या फिर कई बार लोग जानबूझ करके भी ट्रस्ट जो है, जो पैसे को इधर उधर करने के लिए जो ट्रस्ट बनती हैं, वो एनोनिमस डोनेशन दिखाती हैं कि मेरी तो भाई 2 करोड़ की एनोनिमस डोनेशन है, मुझे नहीं पता कि ये किसने दी है। एनोनिमस डोनेशन का मतलब ये होता है कि आपको इस डोनेशन का सोर्स नहीं मालूम है कि ये जो डोनेशन है वो आपको किसने दी है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा ये डिस्कस करता है एनोनिमस डोनेशन रेफर्ड इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 7। देखो, एनोनिमस डोनेशन के ना 2 पार्ट हैं। अगर आप डोनेशन, अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो और अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिलती है तो एक बात का ध्यान रखना ना, आप 11 और 12 की कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, पहली बात। अगर आप एक रिलीजियस पर्पस वाले हो, आप मंदिर मस्जिद हो, तो मंदिर मस्जिद में वो बॉक्सेस लगना बहुत ही आम बात है, वहाँ पे बॉक्सेस लगे होते हैं और उसका ट्रैक नहीं रखा जा सकता। कोई भी मंदिर चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इस बात का ट्रैक नहीं रख सकती कि उसमें किसने डोनेट करके दिया है। तो वो डोनेशन तो यहाँ पे रिलीजियस पर्पस वालों के लिए इन्होंने ये बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम 11-12 का बेनिफिट ले लेना, बट सिर्फ अगर आप चैरिटेबल पर्पस के हो तो आप
को जो है उस डोनेशन के लिए, एनोनिमस डोनेशन के लिए 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप रिलीजियस पर्पस हो तो मिल जाएगा, बट अगर आप रिलीजियस पर्पस हो और एनोनिमस डोनेशन आपको मिली है, बट आपको ये बोल के मिली है कि दिस डोनेशन शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, तो फिर वो डोनेशन भाई एग्जाम्प्ट नहीं होगी, आपको उस डोनेशन पे 30% का टैक्स लग जाएगा। तो ये हो गई एनोनिमस डोनेशन की बात। अब हम आगे की टॉपिक देखते हैं। एग्जाम्पशन टू बी डिनाइड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट एज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इफ इट्स ट्रेडिंग रिसीट exceed the specified threshold irrespective of the withdrawal of approval or cancellation of registration। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें पहला पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि अंडर सेक्शन 11 एंड 12 इनकम ऑफ एनी charitable trust or institution is exempt if such income is applied for charitable purpose in India and such institution is registered under section 12AB। मतलब ये है कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में सिंपल सी बात है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में आपको इनकम पे एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 प्रोवाइड्स दैट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर। अच्छा, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं सीधे सीधे बता देती हूँ। यहाँ पे ये बात बोलता है कि एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को जो है हम ट्रस्ट नहीं मानेंगे। कब नहीं मानते हैं? अच्छा देखो, एक एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अगर कोई ऐसा काम कर रही है जो इसकी बदले वो फीस लेती है, सेस चार्ज करती है, या वो इन द बिजनेस, मतलब वो एज ए सेंस ऑफ ट्रेड है या कॉमर्स है, तो फिर जो है उसको हम चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं मानेंगे। प्रोवाइडेड, हम मान लेंगे, कब मान लेंगे? जब सच एक्टिविटी इज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी एंड द एग्रीगेट रिसीट ऑफ सच एक्टिविटी और एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीट। देखो, अगर एक एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाली ट्रस्ट है और अगर उसका कुछ ट्रेड बिजनेस से रिसीट है, तो उसको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट उसको मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? अगर उसका जो ट्रेड रिसीट है वो टोटल रिसीट के 20% या उससे लेस हो, और ये जो उसका ट्रेड रिसीट है ये एक एंसिलरी एक्टिविटी हो, उसके इंसिडेंटल हो, उसका जो मेन पर्पस है उसके इंसिडेंटल हो। जैसे कि मैंने बताया था कि मैरी टाइम वाला जो हमने केस पढ़ा था, उनका पोर्ट का काम था गुजरात के लिए, और वो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी में अपने को दिखा रहे थे। कोर्ट ने रूलिंग भी दी थी कि यस ओके, यू आर कवर्ड अंडर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। बट सोचो, उनका कुछ बहुत सारा गार्बेज निकलता होगा, कई बार उनके बोट्स वगैरह, पोर्ट पे कितने सारे कचड़े निकलते होंगे, उसको वो लोग बेचते भी होंगे, बेचने से उनको कुछ इनकम आता होगा। वो इनकम अगर उनके मेन रिसीट से, टोटल रिसीट से 20% से कम है, तो फिर उनको 11-12 की बेनिफिट अवेलेबल है। और ये जो काम है, जो गार्बेज बेच रहे हैं ये, और ये इनका एज ए ट्रेड बेच रहे हैं, तो ये जो काम है ये इंसिडेंटल है, जो उनका मेन पर्पस है उसके इंसिडेंटल है। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ काम कर रहे हैं चैरिटेबल पोर्ट पे, और ये जो अपना ट्रेड वाला काम खोल रखा है, ये इन्होंने ट्रेड वाला काम खोल रखा है, सपोज कुछ और ही कर रहे हैं, जैसे कि कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ये जो काम है वो इंसिडेंटल है। तो अगर सच एक्टिविटी इज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और एग्रीगेट रिसीट उसका अगर टोटल रिसीट से 20% से कम हो, तो हम उसको स्टिल चैरिटेबल ट्रस्ट मानेंगे, और 20% का जो उसको 11-12 की जो बेनिफिट है वो अवेलेबल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट को, वो चैरिटेबल ट्रस्ट जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रही है, किसी साल में तो वो ट्रस्ट एलिजिबल होगी एग्जम्पशन के लिए, और किसी साल में वो ट्रस्ट एलिजिबल नहीं होगी एग्जम्पशन के लिए। तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि अगर किसी साल में एलिजिबल है, किसी साल में एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उसका रजिस्ट्रेशन हम जाके कैंसिल कर दें, या फिर वो ये ना समझ ले कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, या फिर आप ये मत समझो कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का पार्ट है। नहीं, वो फ्लक्चुएट करेगा उसका डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी रिसीट कितनी आती है, और जिस साल में उसकी 20% से ज़्यादा हो गई उस साल उसको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिस साल कम है उसको मिल जाएगा। Therefore, there is need to ensure that if the purpose of the trust or institution does not remain charitable in a previous year on account of commercial receipt exceed the specified percentage of total receipt, अगर commercial receipt जो है
वो 20% से ज़्यादा हो गई, देन सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वुड नॉट बी इंटाइटल टू गेट बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन। तो उसको एग्जेम्पशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम फॉर दैट प्रीवियस ईयर इन विच द कमर्शियल रिसीट एक्सीड। जिस साल में एक्सीड कर गई उस साल में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी 11-12 का। द डिनायल ऑफ एग्जेम्पशन वुड बी कंपल्सरी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड वुड नॉट बी डिपेंडेंट और एनी अप्रूवल बीइंग विथड्रॉन बाई अथॉरिटी और रजिस्ट्रेशन बीइंग कैंसिल बाई नोटिफिकेशन। मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करें और आपका रिसीट कमर्शियल रिसीट 20% से एक्सीड कर गया, तो आपको वेट नहीं करना है कि कब एओ आके हमें विड्रॉल का हमें फॉर्म देगा या फिर विड्रॉल का हमें नोटिस देगा और तब जाके जो हम 11-12 का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नहीं, ये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा। जैसे ही आपकी एक्सीड कर गई बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब आप 11-12 का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, और जैसे ही आपकी कम हो गई बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आप ले सकते हैं। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Non-submission of a statement in prescribed form on or before the due date of filing of return of income under section 139(1). देखो, in case of a statement in form number 10 is not submitted on or before the due date of filing of return of income under section 139(1), then the benefit of accumulation would not be available and such income would be taxable at the applicable rate. Further, the benefit of accumulation would also not be available if return of income is not furnished on or before the due date of filing of return of income. ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगी यहाँ पे, सबसे पहले तो ये कि आपको पीछे की क्लास अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 15% से ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं तो फिर आपको नोटिफाई करना पड़ता है एओ को कि मैं 15% से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आपको पर्पस बताना पड़ता है कि मैं इसलिए एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नया हॉस्टल खोलना है, नया स्कूल खोलना है। आपको टाइम पीरियड बताना पड़ता है। आपको मैक्सिमम 5 साल का टाइम पीरियड अवेलेबल है। आप उस 5 साल में 3 साल, 4 साल, 2 साल के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 ईयर है, ठीक है। तो ये जो बताने के लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 10। तो अगर आपने वो फॉर्म नंबर 10 ड्यू डेट 139(1) मतलब कि रिटर्न की ड्यू डेट से पहले नहीं फाइल किया, तो भाई याद रखना आपको जो है अब जो एक्यूमुलेशन की ये जो बेनिफिट है, जो हम आपको कह रहे हैं कि हाँ ठीक है एक्यूमुलेट कर लो और हम उसको एप्लीकेशन मान लेंगे, वो अब हम नहीं मानेंगे। अब वो आपकी इनकम बन जाएगी और उस पर जो नॉर्मल टैक्स लगता है वो नॉर्मल टैक्स लग जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये तो इंश्योर करना ही है कि फॉर्म नंबर 10 आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर दो। एक और चीज़ इंश्योर करना कि जो रिटर्न है उस रिटर्न को भी आप ड्यू डेट से पहले सबमिट कर देना। जहां आपने रिटर्न में लेट किया तो फिर आपको 11-12 का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम एक सेक्शन 115BBC के बारे में, जो कि एनोनिमस डोनेशन से डील करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एनोनिमस डोनेशन जो है वो 30% पे टैक्स होता है, बट लॉ ने इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी है। लॉ ने कहा है कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपको एनोनिमस डोनेशन मिल रही है, बिकॉज देखो मंदिर मस्जिद में तो चलो ठीक है समझ में आता है, बट अदरवाइज़ भी जो ट्रस्ट है ना, जो जैसे कि कुछ एनिमल वेलफेयर के बहुत से लिए ट्रस्ट काम करते हैं, वहाँ पे भी कभी ना कोई लोग आते हैं जो अपना नाम डिस्क्लोज़ किए बिना वो पैसे डाल देते हैं। तो होता क्या है, ये एनोनिमस डोनेशन रिसीव करना ये एक ट्रस्ट का नेचर है, आप उसको हटा नहीं सकते। कुछ पैसे तो वो ऐसे एनोनिमस डोनेशन रिसीव करेंगे ही। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रोविज़न लाया गया, एक सेक्शन लाया गया 115BBC, जिसमें ये लिखा गया कि अगर आप एक ट्रस्ट है और अगर आपका एनोनिमस डोनेशन 1 लाख रुपीज़ है या फिर 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव, आपका अगर टोटल डोनेशन का 5% या फिर 1 लाख रुपीज़, दोनों में से जितना जो भी हायर हो, इतना अमाउंट, सपोज करो कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव आ रहा है 5 लाख रुपीज़ और दूसरा हमारा लिमिट है 1 लाख रुपीज़। तो जो भी हायर हो, द एग्जेम्पशन लिमिट इज़ हायर ऑफ द फॉलोइंग, तो हायर हो गया हमारा 5 लाख। अब ये जो 5 लाख रुपए है इस पर नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा, ये नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह ट्रीट होगा। और सपोज़ आपको एनोनिमस डोनेशन जो है वो 30 लाख रुपए का आया है, तो उस 30 लाख में 5 लाख को हटा देंगे, 25 लाख पे 30% टैक्स लग जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन यहाँ पे यही है कि एक सर्टेन लिमिट बना दी गई है, जिस लिमिट के लिए बोला गया है कि आपको इस पे 30% टैक्स नहीं लगेगा, या तो 1 लाख रुपीज़ या फिर 5% ऑफ टोटल डोनेशन, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उस पर आपको 30% टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा वाले पे आपको 30% टैक्स लग जाएगा। और
जो एनोनिमस डोनेशन होंगे उससे ज़्यादा वाले पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक्शन 115 डबल BC। अब चलते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब हमारा है टॉपिक टैक्स एग्जम्पशन सेक्शन 11। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल or religious purpose in India. The following income shall not be included in the total income of the previous year of person in receipt of the income. ये बोल रहा है कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि आपको बेनिफिट मिलता है, यहीं पे आपको एग्जाम्पशन सारे मिलते हैं। ये बोल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है कि द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इन रिसीट ऑफ इनकम, जिसमें पहला पॉइंट है इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड इन इंडिया फॉर सच पर्पस, फर्दर ए मिनिमम 85% ऑफ इनकम डिराइव टू बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेक्शन 11 की बात हो रही है। सेक्शन 11 ये बोल रहा है कि जब हम आपका टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस टोटल इनकम में हम इस इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वो बोलता है कौन से इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इनकम जो कि डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो और जिसका 85% या फिर अगर आप चैरिटेबल पर्पस है या रिलीजियस पर्पस है, ये जो इनकम है पर्टिकुलर इनकम की मैं बात कर रही हूँ, वो इनकम इज़ फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो और ये इनकम जो है अप्लाई हो गई हो कहाँ पे, इंडिया में फॉर सच पर्पस, मतलब जिस चैरिटेबल पर्पस के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं उसी पर्पस के लिए ये इनकम अप्लाई हो गई हो। और साथ में ये भी बोल रहा है कि ये बात का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन तो ठीक है, 85% ऑफ द इनकम जितना आपने डिराइव किया उसका 85% ऑफ इनकम जो है अप्लाई हो जाना चाहिए। एंड नाउ दिस टॉपिक ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट टॉपिक। आज हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट ख़त्म हो गया। मैंने जैसे बताया था कि स्टडी मैट के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और अगली क्लास से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो टॉपिक है वो समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल पे या कमेंट सेक्शन में। सो आई विल साइन ऑफ नाउ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टडिंग।